नमस्कार। उत्तराखंड की खास खबरें देखने अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 में कुंभ का आयोजन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर सभी 13 जिलों के आला अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक की। उन्होंने कुंभ से पहले व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पार्किंग, नए घाट और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। राज्य सरकार की ये सुनिश्चित करना चाहती है कि कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो। बैठक में कुंभ के सुचारू संचालन और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। 2027 में जो हमारा हरिद्वार में कुंभ प्रस्तावित है, उसको लेकर आज सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ, सभी जिलों के अधिकारियों के साथ आज विस्तृत रूप से उसकी तैयारियों के संबंध में बैठक हुई है। और ये कुंभ हमारा बहुत अच्छा हो, भव्य हो, सुविधाजनक हो, सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, लोगों को आवागमन में भी किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, नए घाट बने, नए पार्किंग स्थल बने, अनेक जो निर्माण कार्य हमारे शौचालय से लेकर जो होने हैं, बिजली, पानी, अन्य सुविधाएं जो बननी हैं, उसके संबंध में बहुत व्यापक रूप से तैयारियां हमने प्रारंभ कर दी हैं। और साधु संतों का भी इसमें हम आशीर्वाद लेकर, उनका मार्गदर्शन लेकर इस कुंभ को बहुत ऐतिहासिक बनाने के लिए हमने काम प्रारंभ कर दिया है। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से गांधी शताब्दी अस्पताल में राज्य का पहला आधुनिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र तैयार हो गया है, जिसको मेयर सौरभ थपलियाल, स्थानीय विधायक खजान दास और डीएम देहरादून सविन बंसल ने जनता को समर्पित किया है। देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल का कहना है कि इस तरह के केंद्र की लंबे समय से ज़रूरत महसूस की जा रही थी, जो आज आम जनमानस को समर्पित किया गया है। उम्मीद है कि दिव्यांगजनों को इसका लाभ मिल सकेगा। वहीं जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान किया जाए। तमाम प्रकार से जो कहीं भी इस प्रकार की दिव्यांगता पाई जाती है बच्चे में, तो उसको कैसे उसको और उन्नत करना है, उसको कैसे सिखाना है, उसे कैसे बोलना सिखाना है, उसको क्या किस प्रकार की थेरेपी की आवश्यकता है, क्या उसे एक्यूप्रेशर की आवश्यकता है, इस प्रकार की चीज़ों में यहाँ पर देखा जाएगा। ये बहुत अच्छा एक हमारा यहाँ पे प्रशासन के द्वारा पूरा एक ये सेंटर यहाँ पे हमारा सरकार के द्वारा यहाँ पे खोला गया है। निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेगा। और यहाँ पर मुझे लगता है पूर्ण तौर पे, क्योंकि वेल क्वालिफाइड यहाँ पर जितने भी जो इसको देख रेख करने वाले हैं, निश्चित तौर पे यहाँ पे हमारे जो ऐसे दिव्यांग हैं, किसी भी प्रकार की विकलांगता है, तो उसके ऊपर क्योंकि मैंने पता किया है कि पिछले काफ़ी बच्चे यहाँ पे जो है इस प्रकार की थेरेपी जब अन्य जगहों पे पाने के बाद और उनकी दिव्यांगता में कमी आई है या बिल्कुल ठीक भी हुए हैं। उत्तरकाशी जनपद में लगातार बारिश से यातायात प्रभावित हुआ है। गंगोत्री नेशनल हाईवे कई जगहों पर बंद है, वहीं यमुनोत्री मार्ग भी बाधित है। यमुना घाटी में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है और गंगा घाटी में भागीरथी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। पहाड़ों से निकल रहे नाले सीधे नदी में मिलकर पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम को देखते हुए यात्रा ना करें और नदी किनारे ना जाएं। NH 34 और NH 134 के कई हिस्से बाधित हैं। संबंधित विभाग मार्ग खोलने में जुटा हुआ है। देहरादून के विकासनगर से मानवता की मिसाल सामने आई है। थर्मावाला गांव के नरेश कुमार और कुंजा ग्रांट के ऋषिपाल ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए पहल की है। गांव के लोगों ने मिलकर गेहूं, चीनी, चावल जैसी आवश्यक सामग्री एकत्रित की और इसे पांवटा साहिब गुरुद्वारे भेजा। गुरुद्वारा कमेटी ये सामग्री सीधे बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचाएगी। दोनों ने आसपास के लोगों से अपील की है कि वे संकट की इस घड़ी में मदद के लिए आगे आएँ। इस पहल ने आसपास के गाँव में भी मदद की लहर पैदा की है। पंजाब बाढ़ क्षेत्र ग्रसित इलाका हो चुका है। 1300 गांव बाढ़ की चपेट में हैं और हम ये जो राशन इकट्ठा किया है हमने धर्मावाला क्षेत्र से, और सभी लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन ये है कि भाई सभी भाई सहयोग दे इसमें, और हम इसे पोटा गुरुद्वारा भेजेंगे और पंजाब के लिए रवाना हो जाएगा। भाई आपका जिसकी भी श्रद्धा जो हो वो जो भी देना चाहे वो दे सकता है। तो आपने कहाँ से इकट्ठा किया है? हमने धर्मावाला क्षेत्र से लिया है अभी।
थोड़ा धर्मावला क्षेत्र से लिया और हमने जो हमारे गरट के प्रधान हैं, वो उप प्रधान हैं मुसब्बर, उनको भी हमने फ़ोन किया। उन्होंने कहा ठीक है, ये काम अच्छा कर रहे हो, हम भी इसके लिए सहयोग देंगे। तो क्या आपके मन में आया ये करने हमारे का? मन में यह है कि जितने वहाँ बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं उन लोगों के लिए राशन पहुँचे और सेवा जितने से जितनी हो सके सबके लिए हाथ जोड़ कर निवेदन है, उन सबके लिए सेवा में खड़े हो जाएं। हमारा तो ये प्रयास है, कोई भूखा ना रहे। चीनी है, आटा है, चावल हैं, गेहूं है, दाल है, बाकी ये खाने की सामग्री है। जिस भाई ने जो भी अपनी इच्छा से जो भी दान करना चाहेगा वो दान दे सकता है। हल्द्वानी में बीते 2 दिनों से हुई बरसात की वजह से किसानों की ज़मीनों को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा सूखी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा डैमेज हुआ है। उपजिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया कि गौला नदी ने बिंदु खता में ज़मीनों का कटाव किया है। नंधौर नदी ने चोर गलिया क्षेत्र में नुकसान पहुंचाया। सिंचाई विभाग व राजस्व विभाग सहित अन्य विभागों की टीमों ने सभी जगह का स्थलीय निरीक्षण किया है और रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी चोरगलिया मार्ग पर क्षतिग्रस्त हुए पुल के एक हिस्से को ठीक करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा इस बरसात में कोई जनहानि नहीं हुई। अभी भी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। दिनों से लगातार बारिश की वजह से गौला, नंधौर और अन्य नदियों का भी जलस्तर बढ़ा है। इसी प्रकार से कलसिया में और देवखड़ी में भी जलस्तर बढ़ा था। गौला नदी में जो NHI के ब्लॉक्स बनाए गए थे, चेक डैम, कुछ वो बहे हैं, अन्य कोई क्षति नहीं है। PWD की जो अप्रोच रोड है उस तरफ भी भू कटाव हुआ है। स्टेडियम की जो सुरक्षा दीवार थी उसकी वजह से स्टेडियम की भूमि में इसमें कोई भू कटाव नहीं हुआ है, अभी तक पूर्णतः वो सुरक्षित है। और नंदौर नदी में भी वन भूमि जो लगती हुई है नंदौर नदी से, वहाँ भू कटाव हुआ है, कुछ प्लांटेशन भी वहाँ पे बहे हैं, वो क्षति हुई। अन्य किसी प्रकार की जनहानि या भवन हानि की सूचना शून्य है। बिंदु खत्ता में रावतनगर, इंदिरा नगर, अन्य क्षेत्रों में गौला के जलस्तर बढ़ने से भू कटाव हुआ है। जो भूमियाँ नदी से लगती हुई थी उन भूमियों में कई जगह कटाव की सूचना है, लेकिन किसी भी भवन की सूचना अभी तक नहीं है। देहरादून स्थित कैब्रियन हॉल स्कूल के अध्यक्ष कृष्णा राणा को उनकी बहन अमृता सिंह दहिया और पति देवेंद्र दहिया द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से पूरी तरह दोष मुक्त करार दिया गया है। आरोपों में उत्पीड़न, जाली वसीयत और स्कूल की संपत्ति पर कब्जा शामिल थे। पुलिस और न्यायालय ने सभी आरोपों को झूठा पाया। अमृता और देवेंद्र दहिया ने स्कूल पर कब्जा करने के लिए कई सालों तक प्रयास किया, लेकिन हाईकोर्ट और रजिस्ट्रार ने उनकी सदस्यता और दावे खारिज कर दिए। जांच में उनके द्वारा दर्ज कराई गई FIR भी आधारहीन साबित हुई। कृष्णा राणा ने कहा कि यह सब उनका उद्देश्य केवल स्कूल की छवि धूमिल करना और उन्हें बदनाम करना था। भाई साहब, ये तो क्लीन चिट तो होना ही था ना। अब ये तो हमने तो कुछ गुनाह तो नहीं किया है, सब बाय लॉ किया है, और ये तो क्लीन चिट तो होना ही था। हम तो कुछ एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट ये हो गया है ना। जो उसने आरोप, एविडेंस ही नहीं है और वो आरोप लगा रही है, पता नहीं कैसे लगाती है, और ये होता है। ये हमको भी ताजुब हो रहा है, ये कैसे होता है। ये एक जब आदमी की एक ग्रीड की कोई सीमा नहीं होती है ना। अब जब इनकी सिस्टर की शादी हुई थी तो जू बीच के ऊपर उनको 2 बड़े बड़े फ्लैट दिए गए, जिनकी उस जमाने में भी इस प्रॉपर्टी से तो ज़्यादा ही कीमत होगी। आज भी उसका लाखों रुपए का हर महीने का किराया आ रहा है, ठीक है। और जो मैंने देखा है क्या है कि कई बार जब आदमी बड़ा हो जाता है तो फिर नियत में फेर आ जाता है। और इस केस में मैडम के जो हस्बैंड हैं वो भी रिटायर्ड फौजी हैं, लेकिन वो कुछ ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि अब तो मैं भी 5-6 साल से बोर्ड में हूं, तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि जब इनकी मदर की डेथ हुई है कि भाई उनके हस्बैंड जो थे वो चाहते थे कि मैं बोर्ड में आ जाऊं, जबकि बोर्ड में उनके आने का कोई प्राविधान है नहीं। और मेरे ख्याल से वहीं से ही सारा कुछ शुरू हुआ है। जहां तक कृष्णा जी हैं, इनका आज भी इनकी जो भावना है, छोटी बहन है, कोई नहीं, 100 गलतियां करी हम माफ करेंगे। और इसीलिए हम नहीं चाहते, मतलब जब मैं बोलता हूं हम, तो एज चेयरमैन ये नहीं चाहते कि इस चीज को हम ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भाजपा प्रदेश कार्यालय तक मार्च करने का ऐलान किया है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस एक फर्जी सर्वे के जरिए प्रदेश की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है।
वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि यदि कांग्रेस कार्यकर्ता शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा, अन्यथा उनका विरोध किया जाएगा। दोनों पक्षों के बयान के बाद भविष्य में हो सकता प्रदर्शन और प्रतिक्रिया पर सबकी निगाहें हैं। जिस तरह से पूरे देश में आधारहीन हो गई है, उसी प्रकार से वो आधारहीन बेतुके बातों पर प्रदर्शन कर रही है और एक फर्जी सर्वे के आधार पर वो प्रदेश की छवि को खराब करने की प्रयास कर रही है, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। जिस प्रकार से उनका केंद्रीय नेतृत्व पूरे देश की छवि को विश्व के पटल पर देश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदेश की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि जिस सर्वे की वो बात कर रहे हैं वो सर्वे बेतुका है, आधारहीन है, किसी प्रकार का उनके पास इस बात की आधार नहीं है कि वो सर्वे किसी के द्वारा किया गया और अथेंटिक एजेंसियों के द्वारा भी उसको फर्जी बताया गया है। देखिए, हम उनकी तरह हुड़दंगी नहीं है, हम दंगा नहीं करते, हम हिंसा नहीं फैलाते, संविधान के साथ चलते हैं, अनुशासन के साथ चलते हैं। इसलिए अगर वो आएंगे तो हम जाहिर सी बात है, अगर वो शांति प्रिय तरीके से रहेंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। और अगर वो हुड़दंग करना चाहेंगे, और जिस बात पर वो हुड़दंग कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष ने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी, अपना वीडियो जारी करके उन्होंने खंडन किया इस बात का। एसएसपी साहब ने भी खंडन किया। और जिस चीज को वो लेकर के यहाँ आ रहे हैं, एक सर्वे को लेकर के, मुझे लगता है कि कांग्रेस आधारहीन पार्टी हो चुकी है, मुद्दा विहीन पार्टी हो चुकी है। और जिन महिलाओं के शोषण की वो बात करते हैं, उनके कांग्रेस के नेता तो खुद ही महिलाओं का शोषण करते चले आए आज तक। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे सुर्खियों में हैं। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहुंचे पांडे ने कहा कि देहरादून आने पर कार्यालय जाना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि देवभूमि में भाजपा की सरकार बनेगी, तब डबल इंजन सरकार प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। अब भाजपा की जीत के बाद मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है। पांडे ने जताया कि कोई भी अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार की छवि खराब करने का प्रयास नहीं कर सकता और इसे वे होने नहीं देंगे। कई बार कहने का जो भाव होता है, आवेश होता है, वो कई बार ज्यादा बड़ा हो जाता है, विषय छोटा हो जाता है। सिर्फ विषय इतना है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड प्रदेश वासियों से, देवभूमि के लोगों से आह्वान किया कि आप डबल इंजन की गवर्नमेंट बनाइए, हम प्रदेश को सुविधा देंगे, तो देवभूमि के लोगों ने, सैनिक भूमि के लोगों ने मोदी जी के इस बात को आत्मसात किया और कमल के फूल पे वोट डालकर बीजेपी को जिताया। और जब बीजेपी जीत गई तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, विधायक, सब लोग एकजुट होकर इसे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अगर कोई छोटे लेवल पर कोई अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए कहीं गड़बड़ करता है, तो हमको जनता ने इसीलिए चुन के बैठाया हुआ है कि गलत ना होने दें। तो कोई छोटी मोटी घटना घटी होगी तो हमने उस पर उंगली उठाई। और हमारी पार्टी, हमारा दल हमको ये सिखाता है कि जब इतने बड़े लेवल पर प्रदेश के विकास की बात चल रही है, प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है, हमारी जनता खुश है और हर चुनाव में जनता, प्रदेश की जनता बीजेपी के चुनाव जिता रही है, तो कोई अधिकारी अपने निजी स्वार्थों के लिए हमारी सरकार पे धब्बा क्यों लगाए और हम क्यों लगने देंगे। रुड़की के एक निजी होटल में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। कांग्रेस पर्यवेक्षक एवं राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत सांसद, विधायक और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। जिलाध्यक्ष, मंडल, ब्लॉक और बूथ कमेटी का गठन कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से होगा। जिलाध्यक्ष के लिए नाम 16 सितंबर तक हाईकमान को भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में कम से कम 5 साल कार्यकर्ता रहे हों तभी उन्हें पदाधिकारी बनाया जाएगा। कांग्रेस कमजोर होने का कारण कार्यकर्ता कम और नेता ज्यादा होना बताया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने जो है संगठन सृजन वर्ष 2025 को घोषित किया है पार्टी की ओर से, और इसकी शुरुआत गुजरात से हुई है और उत्तराखंड के साथ जो है 4 राज्यों में जो है ये संगठन सृजन अभियान प्रारंभ किया जा रहा है 1 तारीख से। उसी के तहत यहाँ पे आए हैं और जिसमें हम लोग को ये जिम्मेदारी है कि हम ऐसे लीडरशिप का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसमें सभी लोगों से, हर समुदाय, हर वर्ग, पार्टी के कार्यकर्ता
हमारे जो पत्रकार मित्र हैं, सामाजिक संगठन के लोग हैं, व्यापारी संगठन के लोग हैं, इन सबसे हम लोग राय करके वो लीडरशिप के नाम जो है वो हम हाईकमान को भेजेंगे। इसी वजह से हमारा आना हुआ है आज जिला मुख्यालय में। उसके बाद 5 यहाँ पे विधानसभा है, 5 विधानसभा के हमारे 6 यहाँ पे ब्लॉक हैं। 6 ब्लॉक में मैं वहाँ पे जाऊंगा और वहाँ के कार्यकर्ता और वहाँ के आम लोगों से मैं मिलने का काम करूंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो भी फीडबैक जो जमीनी स्तर पे जो दे रहे हैं उसमें प्रदेश के नेताओं को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे एलओपी राहुल जी, हमारे संगठन महासचिव जो हैं केशी वेणुगोपाल जी और यहाँ के जो इंचार्ज जो हैं वो वहाँ पे बैठ के और उसके बाद जो हमारी जो रिपोर्ट जो हम लोग सौंपेंगे एआईसीसी के ऑब्जर्वर, उस रिपोर्ट के आधार पे उसमें से फिर चयन करने का काम होगा। तो देखिए, जब हमारा जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है जो इलेक्शन को कंडक्ट करने का काम, निचले स्तर तक संगठन बनाने का काम वो जिला करती है। तो जब जिला इकाई मजबूत हो जाएगी तो उसके बाद फिर जो बहुत से जो कहीं पे मतभेद भी होते हैं वो मतभेद फिर नहीं हो पाएगा या उनकी राय की उतनी इम्पोर्टेंस जो है नहीं रहेगा। और इसी वजह से जिला को मजबूत करने की पहल यहाँ पे की जा रही है ताकि जो भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल में अपने रहेगी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के साथ संपर्क में रहेगी, सारी रिपोर्टें उनके माध्यम से ली जाएगी, आने वाले चुनाव के संबंध में भी, संगठन को लेकर भी, और इनकी राय शुमारी इम्पोर्टेंट होगी आने वाले चुनाव। क्यों नहीं रहता, क्या कारण क्यों नहीं रहता मजबूत कांग्रेस का संगठन? मजबूत दिखाई देता, क्या वजह रहती है इसकी? क्या देखिए, सबसे प्रमुख कारण ये है कि हमारे यहाँ नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता जो है वो कम है। इस चीज को हम लोग स्वीकार करते हैं और इसी की पहल कि जो पहले जो एक कार्यकर्ता बेस पार्टी कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, गांव-गांव में उसके जो है सैकड़ों कार्यकर्ता हुआ करते थे, तो आज ऐसे क्या कारण है कि वो हमसे दूर हो गए हैं। तो इसी वजह से उन मतदाताओं की पहचान करना, उन कार्यकर्ताओं की पहचान करना, उनको बूथों में जोड़ना, उनको ब्लॉक लेवल पे, मंडल लेवल पे जोड़ना, जो अच्छे जिनकी सामाजिक रूप से अच्छी पकड़ है उनको जिला प्रदेश स्तर में स्थान देना। तो जब ऐसे लोग यहाँ पे जुड़ आएंगे तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। जी हाँ, अब उस अनुशासनहीनता की भी एक समस्या हमारी रही है, तो इस पे भी कड़े निर्णय जो है वो कांग्रेस पार्टी लेगी। अभी एक इसकी शुरुआत है, संगठन बनने के साथ अलग अलग कमेटियां भी हमारी बनेगी जो इन बात। आईआईटी रुड़की के सीनेट हॉल में मंगलवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में 5 सितंबर को आईआईटी रुड़की में आयोजित दीक्षांत समारोह के बारे में जानकारी दी गई। बताया गया कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल होने के लिए आ रहे हैं। इस दीक्षांत समारोह में 2614 छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। इस प्रेस वार्ता में आईआईटी रुड़की के निदेशक के पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया जाएगा। कन्वोकेशन के जो मुख्य अतिथि हमारे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और वो एक जाने माने फिजिशियन रहे हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनके अलावा डॉक्टर निर्मलजीत सिंह जो हमारे एलुमनाई भी हैं आईआईटी रुड़की के और रिटायर्ड आईएएस हैं, तो फॉर्मर चेयरपर्सन जो है एनसीवीटी जो नेशनल काउंसिल है ऑफ वैल्यू एजुकेशन उसकी ट्रेनिंग की, तो जो जिसमें काफ़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये सब कराए जाते हैं। तो और वो फॉर्मल एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे पंजाब गवर्नमेंट के, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। इनके अलावा जैसे हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर श्री वी एम रेड्डी जी वो भी इस कन्वोकेशन में जो प्रिजाइड करेंगे। और हमारे एक और अलुमनी श्री पंकज अग्रवाल जी, जो अभी सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, तो वो अवार्ड सेरेमनी में आएंगे। और इस तरह से ये कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो कन्वोकेशन में हमारे बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स होंगे और भी बहुत सारे अतिथि जो इस पूरे कन्वोकेशन में। और टोटल जैसे मैंने कहा कि हम लोग जो है 2614 छात्रों को डिग्री दे रहे हैं और इसमें जो है 500 पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं और टोटल 602 महिलाएं जो हैं इस कन्वोकेशन में डिग्री। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने आज पौड़ी स्थित निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने हाजिरी रजिस्टर की जांच की, जिसमें पाया गया कि कई अधिकारी और कर्मचारी 1 माह से अधिक समय से कार्यालय में अनुपस्थित चल रहे हैं। जानकारी लेने पर यह भी सामने आया कि संबंधित अधिकारी ने देहरादून में कैंप कार्यालय बना रखा है
और वहीं से कार्य कर रही हैं। इसी पर गढ़वाल कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की और संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए। हेल्थ का जो ऑफिस है यहाँ मंडल मुख्यालय पौड़ी में, मेरे द्वारा भी औचक निरीक्षण किया गया। तो यहाँ जो डायरेक्टर हैं श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी, वो अनुपस्थित पाए गए हैं और साथ ही साथ पिछले माह का भी मैंने उनका रजिस्टर में चेक किया, वो भी पूरे माह भी अनुपस्थित रहे हैं। यहाँ के कर्मचारियों द्वारा बताया कि उन्होंने एक देहरादून में कैंप ऑफिस बना रखा है। इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर और इसके लिए मैंने अभी CDO साहब को बता दिया है कि सचिव स्वास्थ्य को और DG हेल्थ को तत्काल इसकी सूचना दे दी जाए और एक पत्र भी उनको मेरी तरफ से प्रेषित किया जा रहा है। 2-3 कर्मचारी और भी अनुपस्थित हैं और इसी प्रकार का औचक निरीक्षण मेरे द्वारा और भी किया जाएगा कार्यालयों में। लेकिन अगर तैनाती आपकी है तो आपको वहाँ रहना होगा और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता और जो लोग अनुपस्थित रहे उनके विरुद्ध बहुत ही सख्त कार्रवाई। बार एसोसिएशन सितारगंज वार्षिक चुनाव की पूरी प्रक्रिया निर्विरोध रूप से संपन्न हो गई। मुख्य चुनाव अधिकारी रमेश चंद्र गुप्ता एवं सहायक चुनाव अधिकारी ललित मोहन कांडपाल के निर्देशन के निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। इस चुनाव प्रक्रिया में अधिवक्ताओं ने एकजुटता और आपसी सहयोग की मिसाल पेश की। चुनावी कार्यक्रम के तहत नामांकन पत्रों की बिक्री 20 से 26 अगस्त तक हुई। 28 से 30 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल किए गए और 1 सितंबर को नाम वापसी के बाद 2 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच उपरांत सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों की घोषणा की गई। निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों में अध्यक्ष पद पर लगातार हैट्रिक लगाते हुए तीसरी बार एडवोकेट दयानंद सिंह अध्यक्ष बने। उपाध्यक्ष पद पर एडवोकेट मंगल सिंह राणा, सचिव पद पर एडवोकेट शक्ति प्रताप सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर एडवोकेट राम वंदन सागर तथा वरिष्ठ सदस्य पद पर एडवोकेट राजेंद्र कुमार एवं एडवोकेट गुरमीत सिंह चुने गए। सितारगंज का जो है ये वार्षिक चुनाव है जो कि हर वर्ष होता है ये, और ये बार एसोसिएशन के चुनाव में हमारे यहाँ रमेश चंद्र गुप्ता जी मुख्य चुनाव अधिकारी और श्री ललित मोहन कांडपाल जी सहायक चुनाव अधिकारी हमारी मीटिंग में, एक आम सभा की मीटिंग में इनको चुनाव अधिकारी बनाया गया था। उनके द्वारा जो है डेटों का निर्धारण किया गया बार काउंसिल से परमिशन लेकर के, और आज की डेट में दिनांक 2/9/2025 को हम लोगों के जो पर्चे जांच की जो डेट थी, पर्चे जांचने के बाद जो हमारी कार्यकारिणी के जो समस्त पद थे उन पदों पे जो है निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई है। और आज मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा जो है हम समस्त कार्यकारिणी के मेंबरों को जो है प्रमाण पत्र दिया गया है। ये हमारे आज जो है वार्षिक चुनाव से जो संपन्न हुए आज की प्रक्रिया बार एसोसिएशन सितारगंज की पूरी हुई, जिसमें चुनाव अधिकारी हमारे जो है रमेश चंद्र गुप्ता जी रहे और इन्होंने जो है हमें जो है अध्यक्ष घोषित किया है। और उसके बाद जो है हमारे सचिव हमारे जो है शक्ति प्रताप सिंह और उसके बाद जो है सब पदाधिकारी गण हमारे पास मौजूद है। सब जो है बार एसोसिएशन सितारगंज के पदों पर, अन्य पदों पर जो है उपस्थित है। धन्यवाद। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।